शुरू किया जाए बेटा, प्रारंभ किया जाए। आज थोड़ा सा पहले छोड़ेंगे बेटा 10 मिनट। क्या चर्चा हो रही थी, विषय बताएं। 3 थ्योरी मैंने एक साथ आपको बताई थी, एक बिग बैंग थ्योरी, एक सतत सृष्टि का सिद्धांत और एक दोलन सिद्धांत, है ना बेटा। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी, और एक को हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी, और एक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बिग क्रंच, है ना बेटा, या पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। कोई एक अलग से शाश्वत नहीं है, ये तीनों सिद्धांत मिलजुल के एक दूसरे को सहयोग कर लेते हैं, तब जाके बिग बैंग प्रमाणित है। नहीं तो बिग बैंग अकेले कोई थ्योरी नहीं है। कोई मर जाता है अगर आप ये बात करते हैं, तो कोई पैदा हुआ ये भी बताना पड़ेगा, नहीं तो बात अधूरी हो जाएगी ना। ठीक है, बिग बैंग हुआ, बिग बैंग कैसे हुआ, बिग बैंग के पहले क्या रहा होगा, प्रश्न तो आएगा ही ना बेटा। अब ये तीनों सिद्धांतों को अगर एक साथ हम देखते हैं तो ये संपूर्णता दिखती है। तो थोड़ा लिखें बेटा, तीनों को 2-2 4-4 लाइन लिखते हैं। बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट का सिद्धांत। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कोई सिद्धांत उद्धांत नहीं है, हम पहले ही बता चुके हैं आपको। ये सब क्या है बेटा, सिर्फ परिकल्पनाएं हैं, हाइपोथेसिस है। लेकिन कभी कभी कुछ परिकल्पनाएं बहुत मजबूत होती हैं, तो उसे सिद्धांत कह सकते हैं। जिसे तैरना नहीं आता और जहाज से, पानी की जहाज से बीच समुद्र में कूद जाइए, एक परिकल्पना है कि आप मरेंगे, परिकल्पना नहीं है, एकदम हकीकत है। ये सिद्धांत कह सकते हो आप, ये सिद्धांत है, लेकिन वास्तव में है तो परिकल्पना ही, लेकिन ये सिद्धांत से जरा भी कम नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होगा, है ना। लिखें। अब इसमें एक नाम हम बोल रहे हैं बेटा, वो जरा सा देखिएगा, एकात्मकता का बिंदु, जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, है ना, या प्लेस ऑफ सिंगुलरिटी। ये आएगा, तो इस पे हम बात करेंगे भाई, लेकिन पहले शुरुआत करिए। लिखें। ऐसा माना जाता है कि 15 अरब वर्ष पूर्व एक विस्फोट के परिणाम स्वरूप ऐसा माना जाता है कि 15 अरब वर्ष पूर्व एक विस्फोट के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। किसका बेटा, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अब ये कैसे समझ में आ गया किसी को, थोड़ा इस पे बात करना। तो जैसे मैंने कहा ना कि किसी एक आदमी की देन तो है ही नहीं, कई लोगों ने मिलजुल के प्रयास किया। तो एडविन हबल बहुत बड़ा नाम है बेटा, जिनके नाम पे नासा ने एक टेलीस्कोप बनाया था, जिसको हम लोग हबल टेलीस्कोप कहते थे। और एक बहुत बड़ा नाम था डॉपलर का, तो जिसको हम लोग कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। क्या बताया था डॉपलर ने, हाँ, आप कहेंगे तो आंख से देख के ही बता देंगे, हाँ, करीब की चीजों को जरूर बता देंगे आप, लेकिन बहुत दूर अगर कोई चीज है तो आप नहीं बता पाएंगे कि वो हमारी ओर आ रही है कि हमसे दूर जा रही है। तो उन्होंने एक तरीका डेवलप किया, जिसको हम लोग डॉपलर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम बता देगा कि वो करीब आ रहा है कि दूर जा रहा है। तो आप थोड़ी मेरी मदद करिए। स्पेक्ट्रम में 2 प्रकार की शिफ्टिंग दिखती थी डॉपलर के अकॉर्डिंग, एक ब्लू शिफ्ट, एक रेड शिफ्ट। लाल किनारे की ओर अगर शिफ्ट कर रही है और नीले किनारे की ओर शिफ्ट कर रही है, इसी को बोला गया कि रेड शिफ्ट। अगर स्पेक्ट्रम रेड शिफ्ट दिखा रहा है तो इसका क्या मतलब है, 2 ही था।
दो में से एक को चुनना था। भाई जाहिर सी बात है, एक पास होगा एक दूर होगा। नहीं, रेड शिफ्ट बताता है कि दूर जा रही है, और ब्लू शिफ्ट बताता है वो जो वस्तु है वो हमारे करीब आ रही है। तो जब इन्होंने तमाम गैलेक्सीज वगैरह का जब स्पेक्ट्रम देखा तो सब रेड शिफ्ट दिखा रहे हैं, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट हैं बड़े बड़े वो दूर जा रहे हैं। तो इससे इनको पता चला कि ये जो बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट, अभी नाम हम नहीं लेंगे, अभी ठीक नहीं है नाम लेना, वो सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, है ना। फिर बाद में बड़ा अध्ययन वगैरह हुआ और बहुत बड़ी भूमिका निभाया एडविन हबल ने, कम से कम तब जब इन्होंने टेलीस्कोप बना लिया तो और गंभीरता से अध्ययन हो पाया। जॉर्ज लेमेंटर की बड़ी भारी भूमिका थी, अलेक्जेंडर फ्रीडमैन की बहुत बड़ी भूमिका थी, जॉर्ज गैमो की बहुत बड़ी भूमिका थी। ये सारे लोग मिलजुल के इसको उदाहरण प्रस्तुत की। तो पकड़ में कैसे आया बेटा, वो थोड़ा समझना है। एक्चुअल में ये देखा गया कि सारी की सारी जो बिग बैंग हुआ, इसमें से बड़े बड़े ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, बड़ी बड़ी आइडेंटिटी उत्पन्न हुई, जिसको हम लोग गैलेक्सीज कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। तो आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। अब आकाशगंगा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि नाम आया है तो जानना पड़ेगा। आकाशगंगा कुछ भी नहीं होते, सिर्फ हाइड्रोजन गैस के विशाल पुंज होते हैं, और नथिंग, कुछ नहीं है ये। जिससे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं नहीं कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट वगैरह होगा, नहीं नहीं, ये सिर्फ हाइड्रोजन गैस है और कुछ भी नहीं। तो बिग बैंग हुआ तो ऐसी अरबों खरबों संख्या में गैलेक्सीज, यानी हाइड्रोजन गैस के छोटे छोटे क्लाउड उसमें से फ्री हो गए। जैसे स्मोकिंग करते हैं लोग ना, तो धुआं छोड़ते हैं तो आप देखो छल्ले छल्ले टाइप का धुआं निकलता है। ऐसे हाइड्रोजन गैस के ढेर सारे मासेस अलग अलग निकल रहे हैं उसमें से। लेकिन इसका परिमाण बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन गैस निकल रहे हैं, और सब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। एक बार तो यही आपसे पीछे पूछा कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मुश्किल प्रश्न था। जब बिग बैंग के परिणाम स्वरूप अरबों और खरबों आकाशगंगाएं बनी, और हर आकाशगंगा हाइड्रोजन गैस से बनी है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, ये कौन सा बड़ा मुश्किल प्रश्न था। लेकिन मुश्किल क्यों हो गया वो बता रहा है। मुश्किल ट्रांसलेशन से हो गया। एक्चुअली में हिंदी में जो ट्रांसलेट किया, जैसे इस बार भी एक ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गया था। क्वेश्चन पूछा था ना संयुक्त बैठक बुलाने का, तो इंग्लिश में लिखा था आर्टिकल 109, हिंदी में तो अनुच्छेद का नाम ही नहीं था, गायब था। ये हो जाता है कभी कभी, फ्रिक्वेंटली नहीं होता। उस बार भी गड़बड़ हो गई। एक्चुअल में हिंदी में लिखा होता कि विश्व में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। बच्चे कंफ्यूज हो गए, और इंग्लिश वर्जन वहीं बगल में लिखा था यूनिवर्स। अब जो यूनिवर्स पढ़ा वो तो क्लियर हो गया, जो हिंदी वाला विश्व पढ़ा तो उसको पृथ्वी समझ में आ गई। और आनी ही चाहिए भाई, विश्व माने तो ब्रह्मांड नहीं होता। तो उसी में तो नाइट्रोजन पे चले गए बहुत ढेर सारे बच्चे, तो हाइड्रोजन पे भी गए। बहरहाल, तो कभी कभी इजी नेचर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि हमेशा मुश्किल ही पूछे जाते। लेकिन एक बात, इजी क्वेश्चन सही करके आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। क्वालिफाई तो तभी करेंगे जब आप मुश्किल क्वेश्चन को सही करें। हाँ, लेकिन इजी क्वेश्चन को गलत करके बाहर जरूर हो जाएंगे आप, बाहर का रास्ता देख लेंगे आप। तो क्या करना है कंपटीशन में, इजी क्वेश्चन को मजबूत रहना है, बोले बेटा, और मुश्किल क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करनी है। बस यही सफलता का राज है। लेकिन ये राज बिल्कुल नहीं कि मुश्किल प्रश्न सही कर लो, आसान गलत कर लो, तो फिर आप कहीं नहीं रहोगे, क्योंकि हर क्वेश्चन का नंबर एक बराबर होता है। वो चाहे आसान हो चाहे 4 लाइन वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना है बेटा इस बात का। 12, तो ये सब बेटा आकाशगंगाएं निकल गई। अब ये देखा जा रहा था कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर भाग रही। तीसरी बात देखी गई कि इनसे एक दूसरे से दूर भागने की गति क्रमशः बढ़ती जा रही, जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं भाग रही, इनकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और तेज और तेज और तेज और तेज और तेज, यही चल रहा है प्रक्रिया।
एक बात मुझे बताइए, वो भागने का तरीका तो मुझे लगता है धरती पे कोई भी बता देगा, इसमें सारी चीजें एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। अगर आपका मोशन लीनियर हुआ तो सारी चीजें एक दूसरे से दूर नहीं भागेंगी। ऐसे दौड़ होती है ना, तो कोई आगे निकलता है, कोई पीछे निकलता है, कोई उसके करीब जाता है, कोई उससे दूर जाता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसमें से 10 लोग अगर दौड़ लगा रहे हैं, हर व्यक्ति एक दूसरे से दूर जाए। वे दौड़ का कौन सा तरीका हो सकता है? ये तो कोई भी बता सकता है भाई, कॉमन सेंस से कोई भी बता सकता है कि दौड़ने का वह कौन सा तरीका होगा जिसमें हर व्यक्ति एक दूसरे से दूर भागे। वो तरीका सिर्फ एक ही हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता। कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि हम एक गोल घेरा बना लें और बाहर की ओर मुंह कर करके 1 2 3 सब लोग भाग छूटे हैं। अब हर क्षण हर पल व्यक्ति एक दूसरे से दूर होंगे, लेकिन अगर सीधी रेखा में गति हो रही हो, ये स्थिति तो होगी नहीं। तो वैज्ञानिक तो समझदार होते हैं ना, पल भर में भाप गए कि अगर सारी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, तो इसका मतलब है कि यात्रा कहीं न कहीं से शुरू जरूर हुई होगी। और आजकल हमारे पास तमाम डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर है, क्या क्या है, जिस गति से वो भाग रहे हैं, गति बढ़ती जा रही, उसी क्रम में वापस चले, डेटा फीड करें सिस्टम में, सिस्टम खुद ही कैलकुलेट करके बता देगा कि कब ये एक जगह पे थी। जिस स्पीड से दूर भाग रही हैं, दूर भागने की गति बढ़ती जा रही है, उसी क्रम में वापस चले घटते हुए स्पीड के क्रम में, तो पता चल गया कि 15 अरब साल पहले इस हिसाब से, इस कैलकुलेशन के हिसाब से ये एक जगह पे रही होंगे और वही धमाका हुआ। अब आगे ये कहा जाता है कि जहां धमाका हुआ, जहां विस्फोट हुआ, वहां न प्लेस था, यानी ना स्थान था, न समय था, न पदार्थ था, कुछ भी नहीं था। एक शून्य रिक्त स्थान था। उसी स्थान को कहा जाता है पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, एकात्मकता का बिंदु। अब धरती पे फिजिक्स के नियम के हिसाब से कुछ चीजों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि धरती पे ही हम मनुष्य रहते हैं और इसी के हिसाब से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आप किसी चीज को दबा के छोटा तो कर सकते हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हो केन में, केन वाला कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसको हाथ से दबा देते हो, पिचक जाता है, छोटा हो गया। जमीन पर रख के पैर से उसने कुछ चल दिया तो थोड़ा और छोटा हो गया। उठा के लाए घर पे, हथौड़ी से पीटा पाटा तो और छोटा हो गया। ये आपकी औकात है। यानी किसी चीज को दबा के, स्क्वीज करके, संकुचित करके छोटा करने की हम मनुष्यों की हैसियत बहुत ज्यादा नहीं है। कभी वो देखा है यूट्यूब में वीडियो कि जहां कारों को क्रैश किया जाता है, एक सांचे में कार को डाल दिया जाता है, फिर इधर से और इधर से इतने में कार को कर देते हैं ना। यानी उतनी बड़ी कार को स्क्वीज करके इतने छोटे में कर दिया जाता है। बोल नहीं रहे, ये उस मशीन की औकात है, ये उस मशीन की हैसियत है। उससे ज्यादा छोटा वो नहीं कर सकता। लेकिन नेचर की मशीन के पास बहुत औकात है। ये जब क्रैश करती है, यह जब स्क्वीज करती है, तो पदार्थों को नीडल पॉइंट पे पहुंचा देगी, सारे पदार्थों को दबा के खत्म कर देगी। क्लियर है? और धरती तो छोड़ दो, पूरे ब्रह्मांड को स्क्वीज कर देती, दबा देती। अब आज हम लोग बड़े हो गए तो पढ़ते ही बहुत विद्यार्थी, जो मैंने एक मूवी देखा था, मुझे साइंस फिक्शन की मूवी बड़ी अच्छी लगती थी, तो उस पे देखा था कि एक बिल्ली के गले में, वो थोड़ा खगोल विज्ञान पे याद आ रही थी, तो बिल्ली के गले में एक बॉल जैसा था, जैसे गले माला वाला नहीं पहना देते कुत्ते बिल्ली को, वैसे एक माला पहना था, उसमें एक छोटा सा बॉल था। और बताएं कि वास्तव में वो एक गैलेक्सी है। इतनी हंसी छूटी कि बताइए गैलेक्सी कितनी बड़ी होती है, और बिल्ली के गले में गैलेक्सी। आज समझ में आता है, इट इज पॉसिबल, यह संभव है। गैलेक्सी तो छोड़ दो, पूरे ब्रह्मांड को बिल्ली के गले में लटकाया जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड जब उसको स्क्वीज करता है तो नीडल पॉइंट पे ले आता है। वो सारा खिलाड़ी है कौन बेटा? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। और कहा जाता है कि यहाँ का गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण में फिजिक्स के हिसाब से बहुत डिफरेंस है।
ब्रह्मांड में फिजिक्स के सारे नियम टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, कोई नियम ही काम नहीं करता। जैसे हम कहते हैं ना, पदार्थ को क्रैश किया जा सकता है, तो क्रैश करके हम छोटा कर देते हैं, वो गायब कर देता है। वो जब दबाना शुरू करता है तो पदार्थ ही गायब हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, पदार्थ गिरना शुरू कर देते हैं, कोलैप्स करना शुरू कर देते हैं, और ब्रह्मांड ये सब करता है। तो उसी पॉइंट पे बेटा विस्फोट हुआ। तो इसमें कई लोगों ने अपनी भूमिका निभाई, जैसा मैंने नाम लिया, इसमें हबल का भी भूमिका है, डॉप्लर की भी भूमिका है, लेकिन कोई ना कोई बोले, कोई ना कोई अगुआ बने, जिसमें अगुआ बन गए जॉर्ज लेमेंटर और अलेक्जेंडर फ्रीडमैन। इन लोगों ने बताया, सबका हवाला देते हुए लिखे, इस सिद्धांत का प्रतिपादन लेमेंटर तथा अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने किया। जिसमें एडविन हबल तथा डॉप्लर का भी सहयोग मिला। अब ये रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट आप पढ़ते रहिएगा, सहयोग मिला। क्लियर है बेटा? लेकिन अभी तो बड़ा मजा नहीं आया कि बोल दिया कि बिग बैंग हो गया और ऐसा ऐसा हो गया। इसकी बड़े ढंग से व्याख्या किया एक वैज्ञानिक ने, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पहली बार व्याख्या किया। जैसे मैं आपको बताऊं, हमेशा आपका इशारा मैं करता रहता हूं कि एक ही आदमी हर चीज नहीं बता सकता, ये लिटरली संभव नहीं है बेटा। मैंने कहा ना कि ज्ञान विज्ञान जो आज यहाँ है वो किसी एक व्यक्ति और एक दिन का प्रतिफल बिल्कुल नहीं है। हम हर क्षण हर पल आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले हमारे यहाँ वैद होते थे, अरे मुझे लगता है बहुत पुरानी घटना नहीं है, आज से 70-80 साल पहले वैद होते थे। फिर मालूम चला एमबीबीएस डॉक्टर होने लगे, फिर मालूम चला एमडी होने लगे। अब तो मालूम ये चला कि अब इसमें भी अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग विशेषज्ञ होने लगे। कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, कोई फलाना है, कोई ढिमाका है। और न्यूरो में भी जाके देखोगे तो एक न्यूरो फिजिशियन है, एक न्यूरो सर्जन है। न्यूरो सर्जन में जाके देखोगे तो दिमाग के अलग अलग इलाकों के अलग अलग एक्सपर्ट हैं। अब ये क्या हो रहा है? समय के साथ साथ विशेषज्ञता हमारी बढ़ती जा रही है। और वैद्य जी क्या करते थे, वो कूट पीस के सबकी दवाई एक ही दे देते, बोल नहीं रहे। तो ये समय के साथ साथ हम विशेषज्ञ होते जा रहे हैं और होते जाएंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि पहली पहली बार अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसको भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उस जमाने के हिसाब से उसका काम बड़ा था। जैसे रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगाया, बहुत छोटा काम था, आज के हिसाब से तो छोटा ही काम है, ये कौन सा काम है। लेकिन जिस जमाने में उन्होंने कहा 1665 में, बहुत बड़ा बात थी। मेंडल को जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। जो उन्होंने आज की डेट में कहा वो बचकानी बात लगती है। भाई मटर के पौधों के साथ कोई प्रयोग रोक किया, बात तो बचकानी लगती है, ये कौन सी बात कर दिया। लेकिन उन्हें जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और गांव में तो मेंडल बहुत है, मैंने आपको बताया ना, आपको देख के बताएंगे बेटा फलाने के लड़के तो नहीं है वो मेंडल, उनको पता है ना। हाँ, वो भी मेंडल है, उनको पता है कि बच्चा अपने पिता से मिलता जुलता होता है, माँ से मिलता जुलता होता है। आपके पिता को देखे थे, आपको देख के बता देते बेटा फलाने के लड़के, आप कहते हैं हाँ, बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हो, कैसे बता दिए। तो ये तो हमारे पहले से पता है कि वंशानुगत लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो जाते ही हैं। यही मेंडल ने बताया, और कौन सा जादू कर दिया। बस उन्होंने मटर के पौधे के साथ कुछ प्रयोग कर दिया, तो कोई खास तो नहीं बताया, लेकिन ताबूत की कील तो ठोक दिया वॉटसन एंड क्रिक ने। उन्होंने खजाना ढूंढ लिया।
और वाटसन और क्रिक भी लास्ट नहीं है, अभी आगे भी बहुत कुछ होगा, हो ही रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि विकास तो होने ही रहना है साइंस में, कहीं रुकना थोड़ा ही है, वो आगे बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है कि अलेक्जेंडर फ्रीडमैन और जॉर्ज लेवेंटर ने जो कुछ कहा वो छोटी बात नहीं थी, लेकिन वो मनुष्य ही थे ना हमारे आपके जैसे, बहुत कुछ संसाधन नहीं था उनके पास, तो जितना बोल पाए उतना उन्होंने कहा। इसकी विस्तार से व्याख्या किया थोड़ा सा जॉर्ज गैमो ने। एक्चुअल में ये रशियन खगोलविद थे, जॉर्ज गैमो रशियन थे, लेकिन यूएस के सिटीजन हो गए, अमेरिका के नागरिक हो गए। तो वास्तव में ये सारी खोज अमेरिका के नाम जाएगी। भाई मदर टेरेसा हमारे यहाँ के रहे, उनको नोबेल पुरस्कार मिला, हमारे खाते में गया, ये तो विदेशी महिला ना। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारतीय वैज्ञानिक थे, अमेरिका में जाके बस गए, एस्ट्रोफिजिक्स में काम किया, नोबेल पुरस्कार मिला, अमेरिका के खाते में गया। हमें बस इतनी सी तसल्ली हुई कि एक भारतीय था। हाँ, यही कम तसल्ली थोड़ी ही है भाई। मुझे एक घटना याद है, कोई हमारे नेता यूएस में विजिट किए, उसमें बराक ओबामा राष्ट्रपति थे। तो बराक ओबामा ने पब्लिक मन से बोला कि मुट्ठी भर भारतीयों ने अमेरिका को अमेरिका बना दिया, अमेरिका को अमेरिका बनाने में बहुत बड़ी भूमिका भारतीयों की है जो अमेरिका में विद्यमान है। अरे खाली सुंदर पिचाई का नाम सुना है ना, बहुत भारतीय हैं जो कोहराम मचाए हुए हैं अमेरिका में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, और पूरा सॉफ्टवेयर और सब कुछ उन्हीं के बूथे पे चलता है। अभी तो देखिए वो कब्जा किए हुए हैं चारों ओर, उपराष्ट्रपति भी भारतीय हर जगह देखो भारतीयों का वर्चस्व है। तो उन्होंने यही मन से भाषण दिया कि मुट्ठी भर भारतीयों ने अमेरिका को अमेरिका बना दिया। तो बड़ा दुख होता है कि जहां खाली भारतीय ही भारतीय हैं, वो देश कहां पिछड़ गया। जबकि एक मुट्ठी भर भारतीय अमेरिका में जाके अमेरिका को अमेरिका बना दिए, और जहां खाली विशुद्ध भारतीय ही भारतीय भरे पड़े हैं, वो देश कहां पिछड़ गया। ये हमारी साइकोलॉजी थी। अभी आप एरोप्लेन में बैठ के अमेरिका उतरोगे, भारत से ब्रिटेन जाओगे, यूरोप जाओगे, एकदम वेल मैनर्ड हो जाओगे, माने सभ्यता मैनर एकदम कूट कूट के भर जाएगी आपके अंदर। और जैसे ही वहां से आप भारत की जमीन पे उतरे, वही वो जड्डता शुरू हो जाएगी, यहां थूक देंगे, वहां थूक देंगे, यहां फेंक देंगे, वहां फेंक देंगे। जरा एक टिकट फेंक के दिखाओ यूरोप में सड़क पे, जिंदगी भर टिकट देख के डर लगेगा आपको, यकीन कर रहे हैं। कहां जाना पसंद करोगे, फेंकोगे नहीं। वही भारतीय है ना जो इंडिया में आके सुबह सुबह में आता है इंस्टीट्यूट पे ना, तो ऊपर से मिसाइलें आती हैं, धम धम की आवाज आती है चारों तरफ, ऊपर से ही पॉलिथीन फेंकते हैं कूड़े वाली सड़क पे। ये कल्चर है हम लोगों का। सड़क मतलब कूड़ा घर आप बाहर जाके आदमी बन जाते हो, यहां आके तमाशा करते हो। मैंने कहीं पढ़ा है कि एवरेज इंडियन जो फॉरेन में जाता है जॉब करता है, कम से कम 12 घंटे काम करता है, 12 से 16 घंटे काम करते हैं, और पूरे मनोयोग से काम करते हैं। भारत में 8 घंटा में खुजली मिर्गी उर्गी सब हो जाती है ना। और उसमें भी कोशिश यही रहती है कि अगर बच सके तो बच जाए। ये आदत हम, ये अपना घर है ना, तो घर में सब चलता है। अब दूसरे घर में इज्जत बचानी होती है तो भाई ठीक से काम करता है। वही वो उजड्ड बच्चा जब दूसरे घर जाता है तो बड़े तभी से बैठा रहता है, और अपने घर आकर उजड्डा ही करता है। तो वही मामला है। तो इसमें कोई खराब बात नहीं है, अपना घर है भाई, सब चलता है यहाँ। आप सरकारी बिल्डिंग पे देखो, जहां ये लिखा होता है यहां थूकना मना है, वहीं सबसे ज्यादा पान गुटखा खा के थूकते हैं, क्योंकि मजा आता है ना। नियम का उल्लंघन कर देने में मजा आता है। 12। तो कुल मिला जुला के बेटा, जॉर्ज गैमो रशियन खगोलविद थे, यूएस में चले गए। तो 1940 में इन्होंने बिग बैंग की थोड़ी अपने हिसाब से व्याख्या की, और इन्होंने कहा कि बिग बैंग जब हुआ
तो एक नहीं, दो घटना हो रही, समानांतर दो घटनाएं हो रही हैं। अब तक हम लोग को यही समझ में आया था कि बिग बैंग से एक विस्फोट हुआ, आकाशगंगाएं उत्पन्न हुई और आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही। जॉर्ज गेमो ने कहा कि थोड़ी मेरी बात सुन लो भाई, बिग बैंग से एक नहीं दो घटना हो रही है, पैरेलल। 1940 में उन्होंने इसकी व्याख्या किया। उन्होंने बताया कि पहला, कि बृहद स्तर पर विचरण हो रहा है, दूसरा सीमित स्तर पर संकुचन हो रहा है। ये दोनों घटनाएं पैरेलल हो रही हैं, समानांतर हो रही हैं। तो हम इसकी अभी व्याख्या करेंगे, पहले दो लाइन लिख लो। 1940 में रशियन खगोलविद 1940 में कौन बेटा? रूसी खगोलविद जॉर्ज गैमो ने इसकी माने महाविस्फोट की, बिग बैंग की, इसकी बृहद व्याख्या की। मैंने विस्तृत रूप से व्याख्या की। तो क्या व्याख्या की बेटा, वो बताना होगा। इन्होंने बताया कि महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप दो घटनाएं एक साथ प्रारंभ हुई। दो घटनाएं एक साथ क्या हुई बेटा? प्रारंभ हुई। अच्छा, थोड़ा सा दुख होगा आपको, लेकिन सुन लो। एस्ट्रोनॉमी से आज की डेट में क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जा रहे, है ना? बट आपके सिलेबस में है, मैंने आपके सिलेबस में पढ़ना है। एक दो क्वेश्चन दिख जाते हैं, और वो भी कहाँ से दिखेंगे इसका भी कहना बहुत मुश्किल है, किसी इलाके से पूछेंगे। लेकिन इसका अभिप्राय ये बिल्कुल नहीं है कि आगे भी एस्ट्रोनॉमी से क्वेश्चन नहीं होगा। पलटवार कर देगा, मुंह ताकते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप कोर्ट में जाके क्लेम करेंगे कि सर पिछले 5 साल से हम देख रहे थे, एक भी नहीं पूछे थे, इस बार ज्यादा पूछ ली। कर ही यही रहे हैं। वो आपको एज यूज कर रहे हैं एक इलाके से, और जैसे आप एज यूज हो जा रहे हो किसी इलाके से क्वेश्चन पूछ रहे हो, वहीं पलटवार कर दे रहे हैं, दूसरे इलाके में कूद पड़ रहे हैं। तो छोड़ना उड़ना कुछ भी बेटा खतरे से खेलना हो जाएगा। रिस्क नहीं लेना, पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा तेजी में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। हाँ, तो क्या कहा बेटा? नंबर 1, और इसकी व्याख्या करते भी चलेंगे साथ में। पहला, बृहद स्तर पर विचरण हो रहा है। बस एक शब्द लिखो, बृहद स्तर पर विचरण। व्याख्या भी हम कर रहे हैं, हेडिंग बना लो, सब हेडिंग। बृहद स्तर पे क्या बेटा? विचरण। अब 2 लाइन लिख लिया जाए, इसको यही खत्म किया जाए। तो क्या बताया पहले सुनो, फिर लिखिएगा। उन्होंने बताया कि जब बिग बैंग हुआ, इसमें से बड़ी बड़ी आइडेंटिटी क्रिएट हुई, जिसका नाम रखा गया बेटा बाद में आकाशगंगा, है ना? तो उन्होंने कहा कि आकाशगंगाएं उत्पन्न हुई, और ये आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है? तो इस घटना को उन्होंने कहा कि बृहद स्तर पर विचरण हो रहा है। लेकिन महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। किसका बेटा? आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। ये आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये आकाशगंगाएं क्या बेटा? एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्लियर हुआ? इसको उन्होंने क्या कहा? बृहद स्तर पे विचरण। दूसरा,
सीमित स्तर पे संकुचन। सीमित स्तर पे क्या बेटा? संकुचन। इसका क्या अभिप्राय था? सुन लीजिए, फिर लिखिए। इन्होंने कहा कि जो आकाशगंगाएं दूर भाग रही हैं, हाइड्रोजन गैस की बनी हुई आकाशगंगाएं जो दूर भाग रही हैं, उन आकाशगंगाओं के अंदर, दूर तो भाग ही रही हैं, लेकिन उन भागती हुई आकाशगंगाओं के अंदर संकुचन हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप तारों का जन्म हो रहा है। क्लियर है? तो आकाशगंगाओं के मध्य सीमित स्तर पे संकुचन हो, सीमित स्तर मतलब सिर्फ आकाशगंगा के स्तर पे संकुचन हो रहा है, और उस संकुचन के परिणाम स्वरूप तारों को जन्म दे रही हैं आकाशगंगाएं। क्लियर है बेटा? तो तारे कहां पैदा हो रहे हैं? आकाशगंगाओं में। लेकिन आकाशगंगाएं उन तारों को लिए दिए भाग रही हैं, छोड़ नहीं रही हैं, तारे को बना भी रही हैं और अपनी गोद में लेके चल भी रही हैं। क्लियर है? ये दोनों काम एक साथ हो रहा है, दूर भी भाग रही हैं और तारों का साथ में निर्माण हो रहा है। जैसे ट्रेन चल भी रही है और डिब्बों में लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है ना? हाँ, दोस्ती मित्रता भी चल रही है, दोनों काम एक साथ चल रही है। चलो, एक घटना मुझे याद आ गई, थोड़ा शेयर कर लें, आपका मूड हल्का होगा। विद्यार्थी जीवन में एक बार मैं जयपुर गया, मेरा रिटर्निंग रिजर्वेशन था, तो हाँ, इस सब मामले में थोड़ा सतर्क रहता था। जनरल वनरल में थोड़ा तकलीफ हो जाती थी, भाई घुस पाए ना घुस पाए ना। तो ये था कि विद्यार्थी जीवन में खैर सब चलता है, लेकिन ये कि मैं जब ऐसे कोई एग्जाम वगैरह होता था तो मैं ऐसे ही करके जाता था, भाई रिजर्वेशन में करा लेता था। खैर, जयपुर रेलवे स्टेशन पे मैं अपने कंपार्टमेंट में, जो मेरे रिजर्वेशन में इंडिकेट था, मैं गया, अपनी सीट पे गया। तो शाम का वक्त था, थोड़ा अंधेरा था, मैंने इतना शाम नहीं हुई थी, अभी लाइट वाइट जल जाती, जल ही नहीं थी, थोड़ा अंधेरा हो रहा था, बहुत क्लियर नहीं। तो मेरे बर्थ पे कोई लेटा था। हाँ, तो मैं तो घबरा गया कि भैया ये देखो। तो थोड़ा गुस्सा तो लगा कि मैं बोलूं भैया निकलो इधर से। तो खैर, थोड़ा सा जब एज यूज हो गया अंधेरे का, तो अब साफ दिखने लगा, वो सेना का जवान था। तो वैसे ही मेरी अब हालत खराब होने लगी। दूसरा केएसएलआर लेके था, वर्दी में था, पूरी वर्दी में था, और एसएलआर उसके पास थी, बगल में रखा हुआ था। तो मुझे लगा अब निकल ही लो इधर से तो भलाई है, कहीं इधर उधर बैठ के गुजारा कर लेंगे। तब तक उनकी नींद खुल गई। उनको लगा कहीं मेरा एसएलआर उसएलआर के चक्कर में तो नहीं पड़ा, सेल्फ लोडिंग राइफल भाई एसएलआर माने। तो जब मैंने उसका चेहरा देखा तो और डर गया, वो भयानक सा चेहरा। अब वो जो मूछ वूछ आपने देखा होगा ना, इस टाइप की अजीब तरह की मूछ। अब हम तो और घबरा गए, भैया कि अब यहाँ से तो सांस लेने की जरूरत नहीं है, निकल लो। और बहुत अच्छे आदमी, वेरी नाइस पर्सन, वो खाली देखने में डराने वराने लग रहे थे। तो वो जल्दी से, जैसे उनको लगा, वो एक्चुअल में खाली बर्थ देखे तो थोड़ी देर के लिए लेट गए, और उनके दिमाग में रहा होगा जब जिसका बर्थ होगा आएगा तो मैं उठ जाऊंगा। तो खैर वो उठ गए और अपना वो जूता वूता और बंदूक बंदूक संभालने लगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा आपकी बर्थ है? मैंने कहा जी। कहा ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। तो देखो, कभी कभी गुस्सा बहुत लगती है, लेकिन सामने वाला जब सरेंडर कर देता है तो गुस्सा भी खत्म हो जाती है। तो मुझे गुस्सा तो लगी थी कि बर्थ मेरी है, रिजर्वेशन मैं कराऊँ, ये कहाँ आके लेटे हैं। लेकिन उस आदमी की प्रतिक्रिया ने तो मेरा मन ही बदल दिया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, जाइए, नहीं बैठिए, कोई परेशानी नहीं है, मैं भी बैठ के चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, कह रहे नहीं है, आपको असुविधा होगी लेटने उठने में। अरे हमका जब लेटना होगा तब लेटना होगा ना, अभी तो नहीं लेटना, आप बैठिए, परेशान मत होइए। लेकिन फिर भी वो बेचारा अपना सामान वामान समेट बैठ के बैठ गया, एसएलआर उसएलआर लेके। तो अब जाहिर सी बात है, दो आदमी बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, बातचीत तो होगी। तो बातचीत होना शुरू हुई, तो मुझसे उन्होंने पूछा, तो बताया मैंने कि, और फिर उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया मैं जैसलमेर में सीओ का ड्राइवर हूँ।
सीओ मतलब कमांडिंग अफसर। सीओ माने अगर पुलिस विभाग की तुलना करें तो एसएसपी, जो जिले का मुखिया है पुलिस का। तो कमांडिंग अफसर जो होता है, सीओ जो होता है, सीओ बोलते हैं उसको भी, वो पुलिस वाला सीओ नहीं, उसको कमांडिंग अफसर कहते हैं। गाड़ी में उसके सीओ लिखा होता है, तो बहुत बड़ा अधिकारी होता है। तो कह रहे थे मैं सीओ का ड्राइवर हूँ, तो चलिए बड़ा अच्छा है। तो फिर एक्चुअल में मैं उसमें एसएसबी वगैरह खूब देता था, यानी सीडीएस क्वालिफाई करता था। एसएसबी तो मैंने 5 बार उसमें एसएसबी दे चुका था मैं। तो जितने एसएसबी सेंटर हैं सब पे मैं एसएसबी दे चुका था सेना के लिए। अभी 1-2 अटेम्प्ट मेरा बचा था कोशिश। बेंगलोर मैंने 2 बार दिया, भोपाल में 2 बार दिया, इलाहाबाद में दिया, एफएसबी बनारस है यहाँ पे एसएसबी मैंने दिया। तो सीडीएस में नहीं तकलीफ होती थी, एसएसबी में तकलीफ होती। तो मैंने वो भी अनुभव बताया कि भोपाल में मैंने 2 बार एसएसबी दिया। एसएसबी सेंटर सेलेक्टेड है इंडिया में, ज़्यादा नहीं है। भोपाल में है, बेंगलोर में है, इलाहाबाद में है, ये 3 बड़े सेंटर हैं। आप अगर सीडीएस क्वालिफाई करोगे या एनडीए क्वालिफाई करोगे तो इन्हीं में से कहीं ना कहीं एसएसबी होगा। एक आध सेंटर सुन रहे हैं कहीं और बन रहा है 12। तो जैसे उसने नाम सुना कि एसएसबी देते हैं या दिए हैं, तो थोड़ा सा उसको और इंटीमेसी हो गई, और अभी अवसर बचा हुआ है तो और लगा हो गया। तो उन्होंने बताया कह रहे सर इसके पहले तो मैं, अब वो सर कह के भाषा ही बदल गई। तो उन्होंने कह रहे सर इसके पहले तो मैं भोपाल में सीओ का ही ड्राइवर था, जो एसएसबी के हेड थे मैं उनका ड्राइवर था। खैर अब ये बातें कुछ होते होते ज़्यादा इंटीमेट हो गई। सेना वालों की अपनी कुछ आदतें हैं जिससे वो मजबूर हैं, है ना। वो रात में 12 जब बजा, मैंने 10-11 जब बजने लगा, तो उन्होंने कहा कि सर लड़ाई लड़ी जाए। तो मैं समझ नहीं पाई ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं भाई। तो खैर वो अटैची अपनी खोलने लगे। तो उसमें से वो ड्रिंक नो करना था, वो पूरा सिस्टम अपना लेके चल रहे थे, ग्लास वगैरह, चिप्स वगैरह सब कुछ। तो मैंने कहा नो, हम कहा मैं ड्रिंक नहीं करता, आप लीजिए। एक किलो बाद में मालूम चला पंडित जी थे बिहार के। उन्होंने कहा पंडित जी आप लीजिए, मैं सब ड्रिंक नहीं करता। अरे हम कहा नहीं। खैर अकेले वो ड्रिंक किए। टीटी बार बार आ जा रहा था। अब वो नहीं, वो टीटी आते जाते हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही आ जा रहा था। हर 2 मिनट में इधर से उधर, उधर से इधर। अब वो टीटी को देख के भड़क गया, क्या इधर आओ। कहा अब अगर दिख गए इधर ना तो ट्रेन को बाहर फेंक दूंगा। वो अपनी भाषा में बोला कि मार्च कर, मतलब आगे बढ़, ऐसा कुछ। वो हम कहीं इतना टीटी में काहे भड़क गए भाई, उसका काम है, वो घूम रहा है। कहा अरे हम समझ रहे हैं इसका क्या काम है। मैंने कहा भैया आप और आप समझो, आप ट्रेन की यात्रा अक्सर करते हो और टीटी से मुलाकात होती, मैं तो नहीं समझ पाया। कहा कि किसी फिराक में है और ये अभी पीटेगा। खैर उनको भी नशा वसा हो गया। अब वो एसएलआर लिए हुए थे और एसएलआर लेके एकदम से वायलेंट हो रहे थे रह के। और मुझे ये डर लग रहा, नहीं मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे थे उसके बाद भी। जैसे ट्रेन कहीं रुकती थी तो मेरे पास उसमें एक 2 लीटर का मिल्टन का एक वाटर कूलर था। तो एक जगह मैं पानी लेने के लिए ट्रेन रुकी, तो मुझे लगा वाटर कूलर रहता है ना स्टेशन पे, तो मुझे लगा मैं ले लूं। तो एकदम कहा अरे सर मेरे रहते आप पानी लाओगे। तो बड़ा थी, मैं समझ रहा था कि ये नहीं बोलना है, कोई और बोल रहा है। तो खैर वो बेचारे ये सब कर रहे थे। फिर अचानक उन्होंने कहा कि अब सर बोलो, अब गोली चलेगी, अब आप बोलो किधर चले। अरे अब भैया माफ करो मुझे, अब ये सब वो कॉक करना और ये वो करना, तो मुझे लग रहा था कि आदमी अब गड़बड़ हो रही है। और फिर वो बंदूक लेके निकल पड़े, टीटी किधर है। तो हमने कहा कि भाई ये टीटी के तो पीछे पड़ गए। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से समझाया, यार भाई ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये सब वाकई होते रहते हैं भैया ना, तो ट्रेन तो चल ही रही थी, लेकिन ट्रेन के अंदर ये सब गेम तो हो रहा था ना। 12 हाँ नहीं तो थोड़ा वायलेंट हो जाता है ना सेना वाले, जैसे कोई चीज इनको बुरी लगती है तो इनको लग जाती है, फिर ये परवाह वरवाह करते नहीं किसी चीज की। लेकिन मैं चूंकि था, मैं मैनेज कर रहा था कि टीटी से हाथापाई ना करें, लेकिन वो पूरे मूड में थे। कहा है 4 बार आया गया इधर।
लेकिन उनके पास वारंट रहता है ना, वो लोग तो ट्रेन में यात्रा करने के लिए वारंट लेके चलते हैं। हाँ वो सब लोग ऐसे। हाँ हाँ हाँ, वो उन लोगों का है, उन सब लोगों का कल्चर है, वो होता रहता है। ये कह रहे थे बेटा कि जैसे आकाश गंगाएं जब जुड़ जाती हैं तो उनके बीच में कुछ इंसिडेंट्स हो रहा होता है। वो इंसिडेंट हो रहा होता है संकुचन, अभी हम विस्तार से बात करेंगे। तो उन्होंने बताया कि दूर जाती हुई आकाश गंगाओं में संकुचन के परिणाम स्वरूप तारों का निर्माण हो रहा है, लेकिन आकाश गंगाएं तारों को छोड़ नहीं रही हैं, लिए दिए जा रहे हैं। लिख लें। हाँ, इसका अभिप्राय यह है कि दूर जाती हुई आकाश गंगाएं दूर जाती हुई आकाश गंगाएं तारों को जन्म दे रही हैं, यानी तारों का निर्माण कर रही हैं। दूर जाती हुई आकाश गंगाएं किसका बेटा? तारों का निर्माण कर रही हैं। क्लियर है? यह उनके अंदर होने वाले संकुचन के कारण हो रहा है। यह उनकी, अभी हम विस्तार से बात करेंगे बेटा, घबराइए नहीं। अब चूंकि इकट्ठे सब कुछ नहीं दिया जा सकता तो हम क्रम से देंगे, लेकिन हम आपको समझाएंगे। अभी अगला टॉपिक है बेटा तारों का निर्माण वगैरह, तो हम बात करेंगे उसको, घबराइए नहीं। अगला सिद्धांत बेटा सतत सृष्टि का सिद्धांत। हेडिंग बना लीजिए, स्टडी स्टेट थ्योरी। सतत सृष्टि का सिद्धांत। कुछ बच्चे बीच बीच में दिख रहे हैं बेटा, एक नेहा दिख रही है, नई बच्ची है ना, तो रेगुलर बने रहिए बेटा, तो पढ़ने में आनंद आएगा। अभी हम लोग ज्योग्राफी के एस्ट्रोनॉमी पे बात कर रहे हैं, खगोल विज्ञान पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी मित्र हैं ऑनलाइन जुड़ रहे, कुछ बाद में देखते होंगे, वो मैं सहमत हूँ, लेकिन जो ऑनलाइन है वो थोड़ा सा समझ लें किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा एस्ट्रोनॉमी पे बात कर रहे हैं, और अभी चर्चा हुई है महाविस्फोट पे, और अभी हम बात कर रहे हैं उसी से कंसर्निंग एक थ्योरी है जिसका नाम है सतत सृष्टि का सिद्धांत। दिया किसने थे, पहले नाम लिख लो उसका। थॉमस गोल्ड, हरमन बांडी, दो लोगों ने दिया, थॉमस गोल्ड और किसने बेटा, हरमन बांडी ने सिद्धांत दिया। तो क्या सिद्धांत दिया बेटा, वो थोड़ा सा सुने। सिद्धांत ये दिया इन्होंने कि बिग बैंग के ही सपोर्ट में सिद्धांत दिया। आखिर बिग बैंग को सही सिद्ध करना था ना बेटा, तो उसमें कुछ कमियां दिख रही थी, तो उन कमियों को अगर सही ढंग से सही नहीं किया जाए तो बिग बैंग गलत हो जाएगा ना। जब बिग बैंग हुआ तो आकाशगंगाएं निकली, और हर आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही है। इसका मतलब है कि मध्य में रिक्त स्थान उत्पन्न हो रहा है। बोल नहीं रहे, बीच में खाली स्थान उत्पन्न हो रहा होगा, अगर बिग बैंग को एज इट इज समझें, जैसा बिग बैंग में कहा गया। जबकि बाद के अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि जो स्पेस डेंसिटी है, ब्रह्मांड का जो घनत्व है, उसमें जरा भी कमी नहीं आ रही है, तब जब ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। तो अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व तो घटेगा। अगर पदार्थ की मात्रा निश्चित रही तो, बोल नहीं रहे। अब ये कि ब्रह्मांड निरंतर विस्तारित हो रहा है और स्पेस डेंसिटी में कोई कमी नहीं हो रही है, तो अब ये कैसे होगा, उसी को जस्टिफाई कर दिया इन्होंने। और ये जस्टिफाई किया कि ब्रह्मांड फैल तो रहा है, लेकिन जिन पदार्थों से ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है वो पदार्थ निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए स्पेस डेंसिटी में कोई कमी नहीं आ रही है। लिख लें। ऐसा प्रतीत होता है कि
निरंतर विस्तृत होने के कारण, निरंतर विस्तृत होने के कारण एक बड़ा सुंदर सा शब्द है बेटा, इंग्लिश में, अब हिंदी में ट्रांसलेट किया जा सकता है उसको। कारण स्पेस डेंसिटी, अंतरिक्ष घनत्व कह सकते हैं। स्पेस डेंसिटी कम होनी चाहिए। आकाशीय घनत्व कह सकते हैं, स्पेस डेंसिटी कह सकते हैं। स्पेस डेंसिटी तो इंग्लिश में है ही है, हिंदी में एक जगह मैंने शब्द देखा आकाशीय घनत्व, वह भी लिख सकते हैं, कल को परीक्षा में इसी नाम से पूछा जाए। आकाशीय घनत्व क्या होना चाहिए बेटा? कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब ऐसे समझो कि आयतन अगर लगातार बढ़ता जा रहा हो, अरे बेटा फिजिक्स का नियम है, जरा समझो, आयतन अगर लगातार बढ़ता जाएगा तो डेंसिटी लगातार घटती जाएगी। आयतन और घनत्व के बीच में उल्टा ही तो रिश्ता है ना बेटा? अब आयतन तो बढ़ रहा है लेकिन स्पेस डेंसिटी नहीं घट रही है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आयतन ही नहीं बढ़ रहा है अकेले, पदार्थ भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है। बोले बेटा? लिखें। इन्होंने इसी की व्याख्या किया तथा यह बताया कि, उन्होंने इसी की व्याख्या किया तथा यह बताया कि इन पदार्थों का निर्माण निरंतर हो रहा है। अर्थात दूर जाती हुई आकाश गंगाओं के मध्य, अर्थात दूर जाती हुई आकाश गंगाओं के मध्य जो रिक्त स्थान उत्पन्न हो रहा है, वहां नई आकाश गंगाओं का निर्माण हो रहा है। वहां नई आकाश गंगाओं का क्या हो रहा है बेटा? निर्माण हो रहा है। तो मुझे लगता है एक बात तो आपके दिमाग में आ ही जानी चाहिए, हो गया बेटा? वो ये कि आकाश गंगाओं का निर्माण मात्र उसी समय नहीं हुआ था जब बिग बैंग हुआ था। यानी ऐसा नहीं है कि आकाश गंगाएं सिर्फ तभी बनी थी जब 15 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ था। यूं कह लें कि बनने की शुरुआत हो गई थी, जो प्रक्रिया अभी तक चल रही है। प्रोसेस क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, जैसे अनार जो पटाखा है ना, तो एक रोशनी ऊपर की ओर निकली तो वही आखिरी नहीं है, नीचे से फिर निकल रही है, वो तो पूरी एक लड़ी बन जाती है। वो तब तक रहेगी जब तक उसके अंदर बारूद है, उसके अंदर फ्यूल है। तो उन्होंने ये बताया कि आकाश गंगाएं बन के बाहर की ओर जा तो रही हैं, बीच में खाली स्थान हो जाना चाहिए, लेकिन वो स्थान खाली नहीं हो रहा है, उसकी जगह पे नई आकाश गंगाओं का निरंतर निर्माण होता जा रहा है। इसलिए स्पेस डेंसिटी में कोई कमी नहीं आ रही है। क्लियर है बेटा? इसी सिद्धांत को कहा गया स्टेडी स्टेट थ्योरी या सतत सृष्टि का सिद्धांत। वो हेडिंग बनाई ही हो, उस पर आगे बात करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हुआ बेटा? अगला, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, दोलन सिद्धांत भी कहते हैं। पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी दिया जिसने, उसका नाम पहले लिखो फिर व्याख्या करेंगे। एलन सैंडोज, एलन सैंडोज ने यह सिद्धांत दिया। तो क्या सिद्धांत दिया बेटा, थोड़ा सा जानते हैं फिर आम बोलचाल की भाषा में। एक्चुअल में ये हम मनुष्यों के लिए बड़ी गंभीर समस्या रही और इस समस्या का समाधान हमें मिल नहीं पा रहा था कि बिग बैंग हो गया, चलो ठीक है, आकाश गंगाओं का निर्माण हो गया, चलो ये भी ठीक है, आकाश गंगा एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये भी ठीक है,
इनसे एक दूसरे से दूर जाने की गति बढ़ती जा रही है, चलो ये भी ठीक है। लेकिन एक समस्या तो बड़ी गंभीर है कि पहला ये कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये एक समस्या थी, और दूसरी कि इनकी दूर जाने की गति क्रमशः बढ़ती जा रही है, तेज होती जा रही है। अब ये माथे पे चिंता की लकीरें तो थी कि अगर इनके दूर जाने की गति ऐसी ही बढ़ती रही और इस पे अगर विराम नहीं लगा तो फिर एक बार तो इनफाइनाइट स्पीड की ओर बढ़ जाएंगे। एक तो स्पेस इनफाइनाइट, ब्रह्मांड इनफाइनाइट, इनकी स्पीड इनफाइनाइट। अब ये समझाए नहीं समझ पा रहा था हमारा दिमाग कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। सारी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इनके दूर जाने की गति क्रमशः बढ़ रही है, तेज होती जा रही है, कांस्टेंट स्पीड नहीं है। खैर कांस्टेंट भी होती तो भी चिंता की बात थी। एक दूसरे से दूर जा रही है, निरंतर जा रही है, तो भी चिंता की बात थी। लेकिन उससे बड़ी चिंता की बात यह थी कि जैसे जैसे ये दूर जा रही हैं, इनकी दूर जाने की गति क्रमशः बढ़ रही है। और अगर यही प्रक्रिया चलती, अरे 15 अरब साल से तो चली रही है, और यही प्रक्रिया अगर चलती रहेगी तो आकाशगंगाओं की स्पीड एक बार तो बहुत अधिक हो जाएगी। तो ये आखिर हो क्या रहा है और होगा क्या, इसकी परिणति क्या होगी, इसे तो समझना होगा। तो मैंने कहा ना, एक बार कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, कोई एक आदमी निर्धारित नहीं करेगा बेटा, सारे लोग मिल बैठ के अपने अपने ओपिनियन दें। सारे वैज्ञानिकों की मीटिंग हुई, एलन सैंडोज भी थे, तो सेमिनार था जिसपे सबको अपनी अपनी राय देनी थी कि इस पे क्या हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, तभी निष्कर्ष निकलता है कुछ। ये पीछे बैठे हुए एलन सैंडोज, और एक्टिविटी कुछ रेगुलर कर रहे थे। वहां विश्व के एक से एक विशेषज्ञ आके अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे थे इस विषय पर। सिलेक्टेड लोग आए थे और ये पीछे बैठे कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी सर खुजला रहे हैं, मने जैसे लग रहा है कि इनसे कोई लेना ही देना नहीं। क्या करने यहाँ आए हैं ये भी इनको लग रहा है क्लियर नहीं हो रहा है। भाई एक से एक विशेषज्ञ अपनी अपनी बात कह रहे हैं तो ध्यान से सुनना है ना। ये कोई अटेंशन नहीं दे रहे थे, एकदम मनाड़ी जैसा इधर उधर करना। तो लोगों को लगा कि गड़बड़ा गए। एक्चुअल में वैज्ञानिक कब गड़बड़ा जाए ये कोई भरोसा नहीं है ना भाई। तो लोगों, अच्छा एक मजेदार बात आपको बताऊं कि पागलों को आप पागल अगर कह दिए तो बवाल हो जाएगा, समझ लो। क्योंकि पागल को कभी ये नहीं लगता कि मैं पागल हूं, वो आप ही को पागल समझ लेगा। तो किसी ने उनसे पूछ ही लिया कि सर ठीक है, आप स्वस्थ हैं? उन्होंने कहा मुझे क्या हुआ, नहीं ऐसे पूछ। तो समझ गए वैज्ञानिक थे कि अच्छा, कहा तुम कुछ उल्टा पुल्टा समझ रहे हो क्या? नहीं नहीं, आप ठीक हो सर? उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन एक्टिविटी उनकी ठीक नहीं लग रही थी। तो फिर उनसे कहा गया कि सर यहाँ हम किस उद्देश्य से आए हैं ये आपको पता है? कहा आप सेमिनार में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तब उन्होंने वो बोल दिया जो प्रमाणित करता है कि मैं पागल हूं। तो उन्होंने कहा कि पागलों की बात क्या सुननी है। तो अब तो तय हो गया भैया कि ये मामला इन्हीं का गड़बड़ा गया। ये पागल बोल रहे थे, इनकी बात क्या सुननी है। तो अब ये हुआ कि भैया अब इनको प्यार से यहां से उठा के ले चला जाए, इनको बोला जाए भैया अपना इलाज कराइए। तो किसी ने ये बोला उनसे कि ये इस मुद्दे पे सेमिनार हो रहा है, सब पागल बोल रहे हैं, आप भी कुछ बोलोगे? उनका वही तो वेट कर रहा हूं, ये पागल वागल बोल के अपनी बात खत्म करे तो मैं निपटा दूं। उन्होंने 2 मिनट में निपटा दिया। दैट्स वाई वो पागल कह रहे थे, वो सही में कह रहे थे पागल ऐसा बंड बंड बोल रहे हैं, क्योंकि उनका विजन एकदम क्लियर था। पोडियम पे 2 मिनट में उन्होंने निपटा दिया। घड़ी देख, इतनी बड़ी समस्या का समाधान तुरंत कर दिया उन्होंने कहा कि अरे भाई काहे परेशान हो आप, अभी अभी विस्फोट हुआ है, विस्फोट से बहुत अपार एनर्जी क्रिएट हुई है, बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न हुई है। जिस ऊर्जा के परिणाम स्वरूप ये आकाशगंगाएं दूर जा रही हो, ऐसे समझो ना जैसे एक बम फटता है ना, तो उसे छर्रे निकलते हैं, छर्रे अनंत दूरी तक चले जाते हैं।
जहां तक उसकी औकात होती है। अब देसी है, हैंड ग्रेनेड है, वो क्या बम है, उसके हिसाब से उसका इम्पैक्ट होता है। इन्होंने कहा कि ये बिग बैंग है ना, ये महाविस्फोट है ना, इसके विस्फोट से इतनी एनर्जी रिलीज हुई है कि सारी आकाश में अभी उसी एनर्जी से भरी हुई है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। किसी ने कहा फिर ये दूर तो जा रही हैं, फिर तेज काहे भाग रही हैं? कहा फिर मूर्खता किए। कहा कि जैसे जैसे एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ग्रेविटेशन हल्का हो रहा है। अब ग्रेविटेशन मत पढ़ो अभी, अब दोबारा ग्रेविटेशन अभी नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन मुझे लगता है आपको पता है, जब चीजें पास पास होती हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशन पुल ज्यादा लगता है। एक्चुअल में दो बल एक साथ काम कर रहे हैं, एक विस्फोट से जनित ऊर्जा जो इनको ढकेल रही है, और ग्रेविटेशन जो इनको खींच रही है। क्योंकि ऊर्जा अभी ज्यादा तेज है, इसलिए ग्रेविटेशन को प्रभावी नहीं होने दे रहा है, ये दूर भाग रही है। और जैसे ग्रेविटेशन थोड़ा कम हो रहा है, वैसे इनकी एनर्जी अब खुल के दिख रही है, स्पीड बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा कि ये एनर्जी जब इनकी अभी ज्यादा है, एक दिन खत्म होगी, खत्म ही होगी। तो एनर्जी जब खत्म होगी तो पहले ये रुक जाएगी, इनके भागने की गति पहले स्लो डाउन होगी। अभी तो अभी अभी विस्फोट हुआ है, सौ ऊर्जा निकली है, दूर जा रही है, लेकिन एक दिन ये एनर्जी जब इनकी घटेगी तो इनकी स्पीड घटेगी। अभी तो तेज हो रही है, तेज होते होते पीक पे आएगी, पीक के बाद धीरे धीरे इनकी स्पीड घटेगी, घटते घटते ये रुक जाएंगे, संतुलन में हो जाएगा। एनर्जी और ग्रेविटेशन एकदम बराबर ताकत लगा रहे होंगे, तब ये स्टेबल हो जाएंगे, और एनर्जी ही चूकेगी, गुरुत्वाकर्षण नहीं चूकेगा, इनको फिर खींचेगा। अब वो एनर्जी घट गई, ग्रेविटेशन हैवी हो गया, अब इनको खींचेगा, करीब आएंगी, आर और घटेगा, बल और बढ़ेगा, और खींचते 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 इनको फिर उसी बिंदु पर लेके चली जाएंगी जहां से इनकी यात्रा की शुरुआत हुई। क्लियर है? अर्थात सारा का सारा ब्रह्मांड फिर एक पॉइंट पे कोलैप्स हो जाएगा। किस पॉइंट पे? पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी पे, जहां से इनका जन्म हुआ था। तो उन्होंने कहा कि यही है पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, यानी पूरा ब्रह्मांड एक दोलन करता है, जैसे पेंडुलम है ना, एक बार इधर गया, एक बार इधर आया। तो उन्होंने कहा एक बार ब्रह्मांड फैलता है, फिर एक बार ब्रह्मांड, लेकिन ध्यान रखना संकुचित भी बहुत तेज नहीं होता, इसमें भी बहुत वक्त लगता है। यहाँ वक्त की कहाँ कमी है किसी के पास? किसको यहाँ जल्दी मची है? यहाँ कोई जल्दी नहीं, यूनिवर्स के पास कोई जल्दी नहीं है। तो ये ब्रह्मांड एक बार, अभी हम लोग फैलने वाले क्रम में हैं, अभी जिस समय अध्ययन हमारा चल रहा है, हम ब्रह्मांड के विस्तार वाले क्रम में हैं, फिर ब्रह्मांड संकुचन वाले क्रम में होगा। हम रहें, आप रहें, न रहें, मनुष्य पे जीव जंतु रहें न रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रह्मांड अपना काम करेगा। फिर वो संकुचित होगा, सारे के सारे पदार्थ और सारे के सारे मटेरियल एक सिंगल पॉइंट पर कोलैप्स हो जाएंगे, और फिर उसी में होगा बूम, फिर ब्रह्मांड क्रिएट हो जाएगा। यही क्रम चलता रहेगा। अब बिग बैंग पूरा हुआ, अब बिग बैंग थ्योरी पूर्ण रूप से प्रमाणित हो गई कि विस्तार ही थोड़ा ही होता है, खाली संकुचन भी हो नहीं। अधूरी कहानी से बात तो नहीं बनती ना, कहानी पूरी होनी चाहिए, और मुझे लगता है एलन सैंडोज ने कहानी को पूरी कर दिया और कहा कि ब्रह्मांड इसी तरह से निरंतर दोलन करता रहेगा, यानी पहले फैलेगा, फिर संकुचित होगा, फिर फैलेगा, फिर संकुचित होगा, यही चल रहा है ब्रह्मांड के साथ। अभी जो दौर चल रहा है इसमें ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। लेकिन इन्होंने बताया कि महाविस्फोट की ऊर्जा के परिणाम स्वरूप, इन्होंने बताया कि महाविस्फोट की ऊर्जा के परिणाम स्वरूप आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तथा इनकी दूर जाने की गति भी क्रमशः बढ़ रही है।
तथा इनके दूर जाने की गति भी क्रमशः क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। क्लियर है? जब विस्फोट जनित ऊर्जा समाप्त होगी तो सॉरी बेटा, जब विस्फोट जनित ऊर्जा समाप्त होगी तो यह रुकेंगी तथा गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप पूरा ब्रह्मांड संकुचित होगा। पूरा ब्रह्मांड क्या होगा बेटा, संकुचित होगा तथा पुनः एक बिंदु पर ब्रह्मांड कोलैप्स हो जाएगा, ढह जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है बेटा, जिसे उन्होंने महासंकुचन कहा। जिसे उन्होंने क्या कहा बेटा, महासंकुचन कहा, बिग क्रंच कहा। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, बिग क्रंच, महासंकुचन कहा। ठीक है बेटा, इसी सिद्धांत को दोलन सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया? अब एक हेडिंग बना लीजिए बेटा, आज छोड़ दीजिए, आज थोड़ा मुझे कुछ है परेशानी। तो एक हेडिंग बना लीजिए, गैलेक्सी टास्क। अब आज नहीं बात करेंगे बेटा, कल बात करेंगे इसी समय। ठीक है बेटा, थैंक यू।